नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल वुमेन एज लीगल हेयर के बारे में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर टाइगर कंजर्वेशन से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे और तीसरे नंबर पर हुवई कंपनी के आइसोलेशन से संबंधित। यहाँ पे एक आर्टिकल है कोविड-19 की वैक्सीन से संबंधित। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो कोविड-19 की वैक्सीन अब मार्केट में आने वाली है। इंडिया में 2 ड्रग्स का फिलहाल ट्रायल चल रहा है और दोनों कंपनीज जो ट्रायल कंडक्ट कर रही हैं उन्होंने इंडियंस के हितों को ध्यान में रखा है। एक तो देखो भारत बायोटेक और दूसरी सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे बेस्ड कंपनी है। लेकिन सरकार को पहले से तैयार रहना चाहिए किसकी वैक्सीनेशन पहले होगी। देखो जो लोग फ्रंटलाइन पर काम करते हैं उनकी वैक्सीनेशन पहले होनी चाहिए। स्कूल चिल्ड्रन, उनकी वैक्सीनेशन पहले होनी चाहिए ताकि वो घर कोरोना वायरस ना लेके चले जाएं। इसके अलावा वो लोग जो कोमोर्बिडिटी का शिकार हैं उनकी वैक्सीनेशन पहले होनी चाहिए। तो सरकार इसके लिए पहले से रणनीति तैयार रखे, लिस्ट बना के रखे। और अभी फिलहाल देखो बहुत से लोग कोरोना वायरस से ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, उनको इन्फेक्शन की जरूरत नहीं है। तो एक डेटाबेस अगर प्रॉपर सरकार के पास हो तो सरकार उसमें से जिन लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है उस लिस्ट से बाहर निकाल सकती हैं और प्रॉपर ढंग से इकोनॉमी को आगे पटरी पर ले जाया जा सकता है और प्रायोरिटी बेसिस पे कुछ लोगों को पहले से प्रायोरिटी दी जा सकती है। तो सरकार इसके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करे और पहले से तैयार रहे, डेटाबेस क्रिएट करे। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इन पर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वुमेन लीगल हेयर्स के बारे में है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स और बैकग्राउंड की बात हम पहले करते हैं। को पर्सनरी का क्या मतलब है? को पर्सनरी का मतलब होता है जॉइंट हेयरशिप। हेयरशिप का मतलब होता है विरासत और जो हेयर्स होते हैं उनका मतलब होता है वारिस। देखो 2005 से पहले सिर्फ सन्स, ग्रैंडसन्स, ग्रेट ग्रैंडसन्स, इनको जॉइंट प्रॉपर्टी में हिस्सेदार माना जाता था, यानी को पर्सनर माना जाता था। सिर्फ सन्स, ग्रैंडसन्स और ग्रेट ग्रैंडसन्स यही प्रॉपर्टी के वारिस हो सकते हैं, डॉटर्स नहीं। लेकिन 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में अमेंडमेंट किया गया। जो सेक्शन 6 है इसमें अमेंडमेंट किया गया और कहा गया जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसमें डॉटर्स को भी इक्वल राइट्स मिलेंगे। मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में हुई अमेंडमेंट के बाद डॉटर्स को भी को पर्सनर माना जाने लगा, यानी वो भी सन्स की तरह प्रॉपर्टी की वारिस होंगी। देखो ये अमेंडमेंट तो हो गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट की 2 कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आई। जैसे 2015 में प्रकाश वर्सेस फूलवती केस में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की एक बेंच ने कहा अगर को पर्सनर यानी फादर की डेथ हो गई है 9 सितंबर 2005 से पहले, तो फिर डॉटर्स के पास कोई अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी की वारिस बनने का, यानी वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकेंगी। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने इससे कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट दिया। केस का नाम था दानामा वर्सेस अमर सिंह केस। इस केस में 2 जजेस की बेंच ने कहा बेशक फादर की डेथ हो गई है 2001 में, फिर भी 2 जो डॉटर्स हैं उस फादर की, उनको प्रॉपर्टी में उनका शेयर मिलेगा। अब देखो सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचेस, दोनों जो जजेस की अलग अलग बातें बोल रही हैं, इसलिए आवश्यकता ये पड़ी कि एक बड़ी बेंच गठित की जाए 3 जजेस की, जो कि इस पूरे मामले को सेटल डाउन करेगी कि अगर फादर की डेथ 2005 से पहले हुई है तो फिर डॉटर्स का हक बनता है प्रॉपर्टी में या फिर नहीं बनता है। अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, सुप्रीम कोर्ट की इसी 3 जजेस की बेंच का वर्डिक्ट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखो को पर्सनर का जो राइट होता है बाय बर्थ होता है, फर्क नहीं पड़ता कि फादर की डेथ हो गई है या फिर फादर जीवित हैं, डॉटर्स को शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी में। मतलब साफ तौर पे कहें, अगर फादर की डेथ 2005 से पहले हो गई है तो भी
डॉटर क्लेम कर सकती है कि फादर की प्रॉपर्टी में मुझे अपना शेयर मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया, ये जो वर्डिक्ट है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा, मतलब 2005 के बाद से जो भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन पर भी ये वर्डिक्ट जो है वो लागू होगा। मतलब 2005 के बाद मान लीजिए फादर की प्रॉपर्टी डिवाइड हुई है और डॉटर को शेयर नहीं मिला है, तो डॉटर अभी क्लेम कर सकती है इस जजमेंट के बाद। लेकिन 2005 से पहले यानी अमेंडमेंट होने से पहले अगर जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हुई हैं उनको अब चेंज नहीं किया जा सकता है। ये जजमेंट देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने देखो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें भी बोली जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, खास करके ऐसे में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डॉटर्स जो हैं मोर सूटेबल हैं और रिस्पॉन्सिबल वारिस होंगी प्रॉपर्टी की, उनका भी हक बनता है, उनको भी शेयर मिलना चाहिए पेरेंटल लेगेसी से। ये कहा जाता है सन तब तक सन रहता है जब तक कि शादी नहीं हो जाती और डॉटर पूरी जिंदगी डॉटर रहती है। इसके अलावा महिलाओं का जो कंपैशनेट नेचर होता है, दयावान नेचर होता है एज ए केयर गिवर, इसकी भी तारीफ की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब देखो सुप्रीम कोर्ट की जो ये जजमेंट आई है इससे बहुत सारी अपील्स तो सेटल डाउन होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी 2 बेंचेस की कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स थी। इस वजह से बहुत सारे इस तरह के जो मामले हैं वो पेंडिंग है हाई कोर्ट्स के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 महीनों के अंदर अंदर इन सभी मामलों को अब सेटल डाउन किया जाए। लेकिन चूंकि अब ये जजमेंट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगी, काफ़ी सारी नई अपील्स भी फाइल की जाएंगी। देखो हमारे समाज में फादर की प्रॉपर्टी से डॉटर्स को शेयर डिनाई किया जाता रहा है, क्योंकि ये माना जाता है दहेज प्रथा के कारण जो दहेज दिया गया था वो एक प्रकार से डॉटर्स का शेयर ही था। और ये भी माना जाता है जैसे घर की प्रॉपर्टी घर में ही रहनी चाहिए और डॉटर तो अब शादी होने के बाद इन लॉज के साथ रहती हैं। डॉटर को प्रॉपर्टी देना मतलब इन लॉज को प्रॉपर्टी देना, किसी और को प्रॉपर्टी देना। जबकि देखो शादी होने के बाद अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो इन लॉज वाले हैं वो भी महिलाओं को प्रॉपर्टी से शेयर नहीं देते हैं। कुछ अगर इनलाइटेंड फैमिलीज़ की बात अगर हम छोड़ दें तो जनरली यही देखा जाता रहा है। चैलेंज और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बहुत बार महिलाओं को कानून की जानकारी नहीं होती कि वो भी को पर्सनर हैं 2005 की अमेंडमेंट के बाद। और आमतौर पे देखो हमारे समाज में महिलाओं को ये विश्वास दिलाया जाता है अगर तलाक हो जाता है या फिर किसी कारणवश हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो बाद में जिम्मेदारी जो है वो फादर के द्वारा ही ली जाएगी या फिर ब्रदर के द्वारा ही ली जाएगी। तो इसलिए थोड़ा ऑकवर्ड लगता है डॉटर को प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल क्लियर जजमेंट आई है तो उम्मीद ये है कि अब हालात चेंज होंगे। एडवांटेजेस की बात करें इस जजमेंट के क्या फ़ायदे होंगे। देखो ये तो साफ है, अगर महिलाओं को प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा वो प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकेंगी तो इकोनॉमिकली और ज़्यादा एम्पावर होंगी, उनके अंदर एक सिक्योरिटी की सेंस आएगी, सेल्फ वर्थ वो महसूस करेंगी और ज़्यादा अच्छे से लाइफ से संबंधित डिसीजन ले सकेंगी। दूसरा फ़ायदा, जेंडर रिलेशंस में अभी काफ़ी ज़्यादा तो एसिमेट्री है, मतलब हमारा समाज जो पैट्रियार्कल है, पैट्रियार्की दूर होगी और जेंडर इक्वलिटी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस जैसी जो घटनाएं हैं ये भी कम होंगी। तीसरा, काफ़ी बार देखो महिलाएं जो हैं वो एब्यूजिव रिलेशनशिप में फंस जाती हैं, लेकिन अब वो एग्जिट रूट को अपना सकेंगी क्योंकि वो अपना जो शेयर है प्रॉपर्टी में वो मांग सकेंगी और इंडिपेंडेंट रूप से भी रह सकेंगी, क्योंकि प्रॉपर्टी मिलने के बाद उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी। चौथे नंबर का पॉइंट, संविधान में हमने जो इक्वलिटी की बात कही है तो इस जजमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का और अच्छे से रीअसर्शन हुआ है। लेकिन देखो कुछ कंसर्न्स भी हैं। पहला कंसर्न तो ये है, को पर्सनरी राइट का मतलब होता है अनडिफाइंड लायबिलिटी, मतलब फादर के पास जो प्रॉपर्टी है तो उसके वारिस होंगे को पर्सनर, जो कि अब डॉटर भी होंगी। लेकिन को पर्सनरी में डेट भी आता है, मतलब फादर के ऊपर अगर कुछ कर्ज था तो अब जो वारिस हैं फादर के
उनको मिलके वो कर्ज चुकाना होगा। मतलब डॉटर्स के ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी कर्ज चुकाने की, क्योंकि अब वो वारिस हैं। समझ गए? तो सिर्फ यहां पे प्रॉपर्टी राइट नहीं है, कर्ज अगर फादर के ऊपर था तो वो भी चुकाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। नेक्स्ट देखो, अभी प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, सक्सेशन राइट्स अलग अलग धर्मों में अलग अलग हैं। हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, इन सब धर्मों में जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको गवर्न किया जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग। क्रिश्चियंस और पारसीज में जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको गवर्न किया जाता है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अनुसार। और मुस्लिम्स में जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, शिया और सुन्नी, दोनों के लिए अभी कोई कोडिफिकेशन नहीं हुआ है। तो इसलिए आवश्यकता ये है कि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी राइट्स हमारे देश में आने चाहिए, ताकि जो भी जेंडर इक्वलिटीज हैं उनको एड्रेस किया जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, अच्छा आर्टिकल था, वुमेन एज लीगल हेयर्स के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हुआई कंपनी के आइसोलेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कुछ महीने पहले यूएसए ने विभिन्न देशों पर प्रेशर डालना स्टार्ट किया था कि आप हुआई कंपनी को अलाउ मत कीजिए। हुआई जो है चाइना की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। तो यूएसए ने विभिन्न देशों पर प्रेशर डालना स्टार्ट किया था, आप चाइना की इस टेलीकॉम कंपनी को अलाउ मत कीजिए अपने देश में 5G ट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए। तो उस समय ज़्यादातर देशों ने यूएसए की बात पर ध्यान नहीं दिया था। हम मेजर कंट्रीज की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूके, इंडिया। बट अब हालात काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। आपको पता है कोविड-19 की महामारी आ चुकी है। चाइना ने काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवनेस शो की है। पिछले कुछ महीनों में हांगकांग को पूरी तरह से टेक ओवर कर दिया गया है। अब माहौल जो है चाइना के अगेंस्ट है। तो इसलिए विभिन्न देशों का जो स्टैंड है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। यूके की बात करते हैं पहले। यूके ने हाल ही में ये निर्णय लिया, इस साल के अंत तक आपको हुआई के 5G इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं तो कर लीजिए, लेकिन इस साल के अंत के बाद आप हुआई कंपनी के 5G इक्विपमेंट्स को मत परचेज कीजिएगा। और 2027 आने से पहले नेटवर्क में सभी जो 5G इक्विपमेंट्स हैं हुआई के, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। यूके ने कहा, यूएसए के प्रेशर के चलते हमने ये निर्णय लिया है। इंडिया की बात करें, इंडिया ने देखो पहले तो यूएसए के इस आह्वान को दरकिनार कर दिया था। मतलब यूएसए ने इंडिया को भी बोला था कि आप 5G ट्रायल मत कंडक्ट करने दीजिए चाइना की कंपनी हुआई को। उस समय तो हमने अलाउ कर दिया था। बट देखो, अब 15 जून के गलवान वैली इंसिडेंट के बाद हालात चेंज हुए हैं। टिकटॉक समेत 59 एप्लीकेशंस को हमने बैन कर दिया है। तो ज़्यादा संभावना यही है कि इंडिया अब चाइना की हुआई कंपनी को अलाउ नहीं करेगा इंडिया में 5G ट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए। और देखो, यूके के फैसले का डोमिनो इफेक्ट भी देखने को मिला है। डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, ये ताश के पत्ते होते हैं, एक पत्ता अगर गिर जाता है तो लगातार सारे ताश के पत्ते गिर जाते हैं। तो यूके के फैसले के बाद यूरोप के बाकी कंट्रीज भी अब इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वो हुआई को नहीं ट्रायल करना देना चाहती अपने अपने देशों में। इवन यूरोपियन यूनियन ने एक स्टेटमेंट दी कि हम चाइना को एक सिस्टमिक राइवल मानते हैं। जर्मनी भी अपनी जो रिलायंस है हुआई कंपनी पर धीरे धीरे अब कम कर रहा है। तो इसके जवाब में चाइना ने भी बोला, यूके का जो ये डिसीजन है या फिर कोई और देश ऐसा फैसला लेता है तो उन देशों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब चाइना ने भी साफ तौर पे धमकी दी। बट देखो, खास बात ये है, आप यूके की बात कर लीजिए। यूके अब यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है। बावजूद इसके यूके को अब दोस्तों की आवश्यकता है, फिर भी यूके इस प्रकार का फैसला ले रहा है। मतलब यूके को पता है कि कीमत तो हमें चुकानी पड़ेगी, फिर भी वो इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं। इवन इंडिया को भी पता है फिलहाल हुआई अगर ट्रायल्स कंडक्ट करेगी तो अच्छा रहेगा इकोनॉमिकली। बावजूद इसके इंडिया इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट चुकाने को तैयार हैं, क्योंकि फिलहाल चाइना के अगेंस्ट नाराजगी है विभिन्न देशों की, इंक्लूडिंग इंडिया, गलवान वैली के वायलेंट इंसिडेंट के बाद।
लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो अक्सर चाइना ट्रेड और टेक्नोलॉजी को वेपन के तौर पे इस्तेमाल करता है, और अब हुआई कंपनी का इस्तेमाल अगर नहीं होगा, इसके इक्विपमेंट्स नहीं बिकेंगे विभिन्न देशों में, तो हुआई कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। हुआई कंपनी का लॉस मतलब चाइना का लॉस। तो चाइना जो ट्रेड और टेक्नोलॉजी को वेपन के तौर पे इस्तेमाल करता है, आप कह सकते हो अब चाइना के साथ ऐसा ही हुआ है। अब विभिन्न देश टेक्नोलॉजी और ट्रेड को वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसी चाइना के अगेंस्ट। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हुआई कंपनी के आइसोलेशन के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल टाइगर कंजर्वेशन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे था, और इस दिन इंडिया में अथॉरिटीज ने प्राउडली ये अनाउंस किया कि अब हमारे देश में टाइगर्स की संख्या 3000 हो गई है। 1970 में टाइगर्स की संख्या हमारे देश में 2000 थी, यानी पिछले 50 सालों में हमने टाइगर्स की संख्या को 1000 तक इंक्रीज कर दिया है। मतलब 1000 संख्या इंक्रीज करने में हम कामयाब रहे हैं। अगर ग्रोथ रेट निकालें पिछले 50 सालों में तो 1% से कम है। देखो ये बात सच है कि इंडिया ने बाकी वो देश जहां पर टाइगर्स मिलते हैं उनसे तो अच्छा किया है, लेकिन उसी दिन ग्लोबल टाइगर्स फोरम, जो कि एक संस्था है टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में काम करती है, इसने ये कहा इंडिया को 3500 से ज़्यादा टाइगर्स के बारे में रखने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि इतना फॉरेस्ट एरिया नहीं है कि हम 3500 से ज़्यादा टाइगर्स रख सकें। बट देखो राइटर जो हैं वो ग्लोबल टाइगर फोरम की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। राइटर बोलते हैं हमारे पास पोटेंशियल है कि 10,000 से लेकर 15,000 के बीच टाइगर्स हम इंडिया में रख सकते हैं, बट इसके लिए एक प्रैग्मेटिक प्लान होना चाहिए, अच्छा प्लान होना चाहिए। जैसे देखो एग्जाम्पल दिया जाता है, कर्नाटक में जो मालेनाड लैंडस्केप है, ये टोटल एरिया है 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का। 1970s में यहाँ पे 70 टाइगर थे। राइटर कहते हैं मैंने तो ऐसा सोचा था कि ये 70 टाइगर्स भी नहीं बचेंगे, बट बहुत अच्छी बात है कि अभी कर्नाटक के इस मालेनाड लैंडस्केप में 400 टाइगर्स हैं। इसके लिए राइटर इंदिरा गांधी की लीडरशिप को श्रेय देते हैं, क्रेडिट देते हैं, और बहुत सारे कंजर्वेशनिस्ट जो टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में काम करते हैं उनको क्रेडिट देते हैं। देखो जो प्रोजेक्ट टाइगर चला था वो 1973 में चला था, 1972-73 में, और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। तो राइटर ये कहना चाहते हैं अभी भी देखो कर्नाटक के इस मालेनाड लैंडस्केप में 1300 के आसपास टाइगर्स रह सकते हैं, और अभी रह कितने रहे हैं? 400। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है राइटर के द्वारा कि इंडिया में स्कोप फिलहाल है और ज़्यादा टाइगर्स रखने का। अब देखो हमारे देश की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। आप इस पैंडेमिक को भूल जाइए, वैसे हमारे देश की इकोनॉमी धीरे धीरे अब ग्रो कर रही है, और ऐसे लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है जो इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन को लेकर चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि हमारे देश में वाइल्ड लाइफ कंजर्व होनी चाहिए। मतलब टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में स्पोर्ट भी हमारे देश में अब अच्छा खासा है, लेकिन देखो हमेशा ऐसा नहीं था। अगर हम स्टोरी डिस्कस करें हमारे देश में टाइगर कंजर्वेशन कैसे कैसे हुआ है, 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इन दोनों एक्ट्स ने टाइगर को कंजर्व करने की दिशा में अच्छा योगदान दिया है। मतलब प्रोजेक्ट टाइगर को कॉम्प्लीमेंट किया गया है इन दोनों एक्ट्स के द्वारा। अदरवाइज देखो उस समय चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, लाइवलीहुड के लिए और गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ के लिए फॉरेस्ट एक्सप्लोटेशन काफ़ी ज़्यादा होता था, पुवर्टी काफ़ी ज़्यादा थी, और फॉरेस्ट ड्वेलर्स की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी वाइल्ड मीट के ऊपर प्रोटीन हासिल करने के लिए। तो आप बताइए ऐसी सिचुएशन में टाइगर को कंजर्व करना आसान है या मुश्किल है? निश्चित तौर पर ऐसी सिचुएशन में टाइगर्स को कंजर्व करना मुश्किल है। फिर देखो 2000 आया, 2000 के बाद चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हुई। हालांकि कंजर्वेशन की दिशा में जो पॉलिटिकल कमिटमेंट थी वो तो कम होना स्टार्ट हो गई, और जो फील्ड ओरिएंटेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ करता था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आईएएस की तरह मल्टीटास्किंग बनने लगा। बट इससे जो रियल काम था वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का, वो काम प्रभावित हुआ। इवन उस समय 2000 के बाद
ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, वर्ल्ड बैंक से बहुत ज़्यादा पैसा उधार लिया गया, टाइगर रिकवरी के लिए नए मॉडल्स क्रिएट किए गए। राइटर कहते हैं मैंने दूसरे कंजर्वेशनिस्ट के साथ मिलके वर्ल्ड बैंक को लिखा भी कि आप टाइगर रिकवरी के लिए जो नए नए मॉडल्स क्रिएट किए जा रहे हैं उनको लोन देना बंद कीजिए। राइटर कहते हैं हमारी बात को किसी ने नहीं सुना। उसके बाद क्या हुआ, उस समय देखो एक और मांग चल रही थी कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं उनको खेती करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये डिमांड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। 2006 में एक एक्ट आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत फॉरेस्ट डिवेलपर्स को लैंड राइट्स मिल गए, इवन प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर भी। तो इससे भी टाइगर को कंजर्व करना थोड़ा मुश्किल हो गया उस समय। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिससे टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में ध्यान फिर से गया। 2005 में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पे टाइगर अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इस टाइगर रिजर्व में अब एक भी टाइगर नहीं बचा है। तो थोड़ा पब्लिक आउटक्राई हुई थी, जैसे मीडिया काफ़ी बार फोकस करती है कि सरकार की अनदेखी के चलते यहाँ पर टाइगर्स लुप्त हो गए हैं। तो सरकार पे प्रेशर बढ़ा। सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया, टाइगर टास्क फोर्स। बट देखो, टाइगर टास्क फोर्स ने जो मॉडल सजेस्ट किया, इससे फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा फायदा हुआ, ना कि टाइगर्स को। टाइगर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस के बाद, उस समय यूपीए की सरकार थी, सरकार ने टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया ताकि टाइगर्स हमारे देश में कंजर्व हों। बट देखो, सरकार ने अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया। पैसा तो ज़्यादा खर्च किया, लेकिन अच्छे से खर्च नहीं किया, सही दिशा में खर्च नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसे एरियाज जहां पे टाइगर्स की रिकवरी का पोटेंशियल ज़्यादा था, उन एरियाज को तो इग्नोर कर दिया गया। और कुछ ऐसे एरियाज जहां पे टाइगर की रिकवरी का पोटेंशियल कम था, उन एरियाज पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया। इसके अलावा वॉलंटरी विलेज रिलोकेशन स्कीम, इसमें क्या होता है, विलेज के लोगों को थोड़ा कंपनसेशन दी जाती है कि आप टाइगर रिजर्व में अगर आपकी ज़मीन है तो इसे छोड़ के चले जाइए, ताकि वहाँ पे टाइगर आराम से रह सके और आपका टाइगर्स के साथ कन्फ्लिक्ट ना हो। तो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन भी ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन्होंने अपने आप से ही ज़्यादा फोकस किया इस स्कीम पर। इसके अलावा टाइगर रिजर्व के जो मैनेजर्स थे वो फिर से अट्रैक्ट हुए इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की तरफ, क्योंकि इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए लोन दिया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो टाइगर रिजर्व के मैनेजर्स को ये लगता था कि अगर हम इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे फोकस करेंगे तो टाइगर्स की संख्या को इंक्रीज कर सकेंगे। बट देखो, राइटर कहते हैं ये कोई नई चीज़ नहीं थी, पहले ऐसा किया जा रहा था एनजीओज के द्वारा, कुछ दूसरी एजेंसीज के द्वारा, और इसी मॉडल को बाद में सरकार के द्वारा अपनाया गया। इस मॉडल में रूरल डेवलपमेंट वर्क पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन देखो, उस समय एक बुरी बात यह हुई, टाइगर कंजर्वेशन के लिए सरकार ने अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली। पहले तो देखो एनजीओज, कुछ दूसरी एजेंसीज, वो भी टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में काम करती थी, बट सरकार ने कहा नहीं, सिर्फ हम करेंगे, आपको हम एक्सेस नहीं देंगे टाइगर कंजर्वेशन के लिए। उसके बाद 2014 में फिर से सरकार चेंज हुई। उम्मीद थी कि नई सरकार जो है कुछ अच्छे कदम लेगी, लेकिन एनडीए की गवर्नमेंट आने के बाद ब्यूरोक्रेसी जो है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है ग्लोबल टाइगर फोरम, इसका हेडक्वार्टर तो देखो दिल्ली में ही है। इसका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया टाइगर कंजर्वेशन में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो टाइगर्स के अलावा इधर उधर के कामों में ज़्यादा बिजी रहती है, जैसे रिकवरी ऑफ स्नो लियोपर्ड्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ अफ्रीकन चीताज टू इंडिया, इन कामों पर ज़्यादा ध्यान है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का। अब लास्ट में राइटर कुछ सजेशंस देते हैं। जैसे देखो, फॉरेस्ट जो ब्यूरोक्रेसी है उनको बोलना चाहिए कि आपका जो मेन काम है वो है वाइल्ड लॉ की इन्फोर्समेंट, वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो लॉ हैं उनको इन्फोर्स करना आपका मेन काम है। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर को मर्ज कर दिया जाए दूसरी सेंट्रल स्कीम्स के साथ जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए है, ये एक अच्छा स्टेप होगा। नेक्स्ट सजेशन, अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है टाइगर कंजर्वेशन में, जैसे टाइगर रिसर्च, टाइगर मॉनिटरिंग, नेचर एजुकेशन, टूरिज्म, ये सब मोनोपोली जो है इसे ख़त्म कर देना चाहिए। बाकी जो एनजीओज, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, लोकल कम्युनिटीज़,
प्राइवेट एंटरप्राइजेज, इनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए टाइगर कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में देखो टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है, उस टैलेंट को सरकार यूटिलाइज कर सकती है टाइगर कंजर्वेशन के लिए। और सबसे लास्ट में जो ग्लोबल टाइगर फोरम है उन्होंने बोला कि हमें 3500 से ज़्यादा टाइगर नहीं रखने चाहिए इंडिया में, ये गलत है। अगर हम प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाएं तो 10,000 से 15,000 तक टाइगर्स जो हैं हमारे देश में रह सकते हैं, बट इसके लिए सरकार को अपनी अप्रोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। इसके बाद हम एथिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ? इलुस्ट्रेट एनी 3 ऑफ दीज विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। पब्लिक लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं और 3 प्रिंसिपल्स को आपको बताना है सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। देखो, पब्लिक लाइफ में जो भी लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक फंक्शनरीज, वो अपनी पावर आप बताइए कहाँ से ड्रा करते हैं? जनता से। जनता ने ट्रस्ट के बेसिस पर उन लोगों को पावर दी है ना। तो पब्लिक लाइफ में जो लोग होते हैं वो एक प्रकार से ट्रस्टी होते हैं, उनको ट्रस्ट के बेसिस पे जनता ने पावर दी है। पावर या फिर अथॉरिटी या फिर प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग ठीक से जनता के ट्रस्ट को पूरा कर सकें, जनता के हित में काम कर सकें, इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स को अपनाना जरूरी है। वही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक लाइफ के। तो ये हमने बात की पब्लिक लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। अब देखो, आपको 3 प्रिंसिपल्स के बारे में बताना है, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, नोलन प्रिंसिपल्स, उनमें से किन्हीं 3 के बारे में आप बता सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं लीडरशिप की। लीडरशिप की डेफिनेशन आप बताइए। लीडरशिप देखो सोशल इन्फ्लुएंस की एक प्रोसेस है जो कि दूसरों के एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करती है ताकि दूसरे लोग गोल को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। ये डेफिनेशन है लीडरशिप की, सिंपल सी आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल क्या दोगे? एग्जाम्पल देखो, आप राकेश धवन का दे सकते हो, इसरो के चीफ थे। ये वीडियो आपने देखी होगी, ओनली इसके यूट्यूब चैनल पर है। तो राकेश धवन ने किस प्रकार से इसरो को लीड किया जब कलाम साहब एक प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, वो एग्जाम्पल आप दे सकते हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप अकाउंटेबिलिटी का एग्जाम्पल दे सकते हो। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है? ये देखो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू पब्लिक ऑफिशियल्स आंसरेबल होते हैं अपने एक्शंस के लिए, मतलब उनको जवाब देना पड़ता है अपने एक्शंस के लिए। किसको? हायर अथॉरिटीज के प्रति आंसरेबल होते हैं पब्लिक, दूसरे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इन सबको जवाब देना अपने एक्शंस के लिए, डिसीजंस के लिए, कंडक्ट के लिए, ये है अकाउंटेबिलिटी। जैसे देखो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, लाल बहादुर शास्त्री जब रेलवे मिनिस्टर थे तो रेल एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था नेहरू को। तो ये एक एग्जांपल है अकाउंटेबिलिटी का। रेल एक्सीडेंट हुआ तो इसके प्रति उन्होंने माना कि मेरी आंसरेबिलिटी है, मेरी जवाबदेही है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, और इस पर चलते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया नेहरू को। इसके बाद तीसरा जो प्रिंसिपल आप लिख सकते हो वो है सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस का मतलब ये है दूसरों की विशेष और नीड्स के प्रति ज़्यादा कंसर्न होना एज कंपेरिजन टू अपनी नीड्स और अपनी विशेष। इसका तो देखो अभी 2 दिन पहले की घटना है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो कमला ताई। ये मुंबई की एक घटना है, एक सीवरेज का ढक्कन खुला था और व्हीकल्स आ जा रहे थे तो किसी के गिरने का खतरा था, जान भी जा सकती थी। तो कमला ताई का घर वहीं पर था, उन्होंने देखा, वो कई घंटों तक यहीं पर खड़ी रही और आने जाने वाले व्हीकल्स को सूचित करती रही कि आप यहाँ से अपना व्हीकल मत लेके जाइए। इस पूरी प्रोसेस में उनको काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि वो बारिश में खड़ी थी, उनके घर में भी पानी घुस गया, लेकिन जब तक कि बीएमसी के ऑफिशियल्स नहीं आ गए वो यहीं पर खड़ी रही। तो ये एक एग्जाम्पल है सेल्फलेसनेस का। तो इस प्रकार से 3 प्रिंसिपल्स को एग्जाम्पल के साथ बताने के बाद आप कंक्लूजन में लिख सकते हो वही बात कि अगर पब्लिक फंक्शनरीज इन प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं तो जनता के बीच और फंक्शनरीज के बीच जो ट्रस्ट है वो और ज़्यादा गहरा होता है और पब्लिक फंक्शनरीज भी बेहतर ढंग से जनता के लिए काम कर पाते हैं उनकी वेलफेयर के लिए। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।